हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोलबर्ग का नैतिक का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा सीटेट, यूपीटेट या किसी अन्य एग्ज़ाम्स में हमेशा इससे 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, इसके कुछ तथ्यों पे बात करेंगे हम, और इसके बाद जो हम आखिर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं हमेशा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कोलबर्ग का जो है नैतिक का सिद्धांत वो है क्या, इसको आज जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है। नैतिकता का मतलब है, नैतिकता का जो संबंध है वो सही और गलत से है। क्या सही है और क्या गलत है, इसी का जो है निर्णय लेना। आप सही और गलत में जब निर्णय लेते हैं तो वही, अगर आप सही की ओर जाते हैं तो वो आपका नैतिक जो है विकास के से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो इसे अच्छे और बुरे का जो है बोध होना नैतिकता कहलाती है। इसका समाज के जो अनुरूप जो है व्यक्ति जब आचरण करता है तो वो नैतिक कहलाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, मेन पॉइंट से आते हैं। तो कोलबर्ग का जो नैतिक का जो डेवलपमेंट है, जिसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, बालक नैतिक के जो है 3 चरण होते हैं, 3 लेवल होते हैं, और उन 3 चरणों में से सभी के 2-2 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, 3 में 2-2 स्टेज, तब ये 6 हो गए, 6 स्टेजेस हैं। ठीक, जो जो 3 लेवल हैं उसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इंग्लिश में नाम जरूर याद रखिएगा, हमेशा हिंदी में नाम जो है हमेशा कंफ्यूज करते हैं पेपर्स में। तो प्री कन्वेंशनल को जो है पूर्व परंपरागत स्टेज कहते हैं, ऐसे परंपरागत स्टेज कहते हैं, और पोस्ट को पर परंपरागत स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको एक एक करके जानते हैं। क्या है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसे हम पूर्व परंपरागत स्टेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आमतौर पे इसमें क्या होता है, जो बच्चे के अंदर जो नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, इसमें ध्यान रखिएगा, नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। बच्चा नैतिक रूप से वो नहीं हो, नैतिक बिल्कुल नहीं होता, अनुपस्थिति होती है। उसको जो है नैतिकता है बाहरी कारणों से उसको मिलती है। बच्चा किसी भी चीज़ के लिए निर्णय खुद नहीं लेता है, बल्कि उसके बनाए हुए मानक के आधार पर लेता है, किसी और के बनाए हुए मानक। जैसे माता पिता ने उसको सिखा रखा है कि जब कोई मेहमान आएगा तो वहाँ पर प्लेट में रखी हुई कोई भी चीज़ तुम नहीं उठाओगे, बाद में हम खिला देंगे। तो उसको जो है नैतिक रूप से उसको पहले तो अनुपस्थिति थी, अगर आप उसे ये नहीं सिखाएंगे तो बच्चा आपकी चीज़ों को उठा के खाने लग जाएगा, है ना। इसलिए उसको नैतिक बाहर से सिखाते हैं, बाहरी कारणों से सिखाते हैं कि तुम बेटा जब कोई आए तो नहीं सीख, ऐसे नहीं करना है ना। ये सब चीज़ें होती हैं बच्चे के अंदर, गुण सिखाते हैं। तो बच्चा उन्हीं का जो है पालन करता है। सामान्यतः जो है ये जो प्री कन्वेंशनल एज होती है वो 4 से 10 वर्ष की उम्र में होती है। इसमें बच्चा जो है किसी चीज़ को अच्छा बुरा उसके परिणामों के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो इसके जो 2 स्टेजेस हैं, वो एक स्टेज है जो दंड तथा आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट, और नंबर दूसरा है जो पर्सनल रिवॉर्ड एंड म्यूचुअल जो है एक्सचेंज। तो इसको एक एक करके समझते हैं कि दंड और आज्ञा पालन क्या होता है और पर्सनल रिवॉर्ड एंड म्यूचुअल जो है एक्सचेंज क्या होता है। तो पनिशमेंट जो है, ओरिएंटेशन जो है ओबीडियंट, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट। ओबीडियंट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि माता पिता के प्रति जो है बच्चा जब आदर दिखा करके उसमें दंड से बचने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये वो अवस्था होती है जिसमें जो है बच्चा कोशिश करता है कि उसे कुछ ऐसा करना है जिससे वो दंड ना मिले उसे। ठीक है, तो आज्ञा पालन का जो है भाव दंड पर आधारित होता है। इसमें जो है स्वयं बच्चा जो है स्वयं को दंड से बचाने की कोशिश करता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बच्चा इसमें स्वार्थी होता है, और जैसे को तैसा वाली करने वाली स्थिति, टिट फॉर टैट वाली है कि मैं, तुम करोगे तो मैं भी ये करूँगा, और नहीं तो फिर मार पड़ेगी हम दोनों को, इसलिए ये ऐसा ऐसा नहीं करते हैं तो दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरा जो है इसका स्टेज है वो पर्सनल रिवॉर्ड एंड म्यूचुअल जो है एक्सचेंज है। इसमें क्या होता है, बच्चा को एक्सचेंज में क्या मिल रहा है, उस कार्य के बदले उस पर फोकस रहता है। उसकी जो रुचि होती है वो अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है कि मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे चाहिए तो ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि ये टॉफ़ी के बदले ना आप चॉकलेट ले लो, तो अगर उसको ये टॉफ़ी पसंद आ रही है तभी वो तुमको चॉकलेट देगा एक्सचेंज के बदले। ठीक है, पर्सनल रिवॉर्ड इसी को कहते हैं। तो वो क्या है, पुरस्कार दोगे, या फिर जो है पर्सनल रिवॉर्ड में ये है कि अगर आप उसको पुरस्कार दोगे, कोई चीज़ दोगे कि टॉफ़ी देंगे तो ये काम करना पड़ेगा तुमको, तो वो बच्चा टॉफ़ी के लिए वो काम कर देगा।
या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज के तौर पे कि भैया ऐसा है कि मुझे एक्सचेंज में कुछ दोगे तभी तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, टॉफ़ी के बदले चॉकलेट दो, है ना। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो ये जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, 3 चरणों में से एक जो है प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके जो है 2 स्टेजेस मैंने बता दिए आपको। इसके अलावा और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, सिंपल से फैक्ट्स हैं। दूसरा जो है कन्वेंशनल लेवल जिसे कहते हैं, वो कन्वेंशनल लेवल जो होता है वो आमतौर पे जो है 10 साल की उम्र से जो है 10 से 14 वर्ष की उम्र के लिए प्रेरित रहता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है समाज के जो है नियमों के साथ चलता है और दूसरों की मदद के लिए प्रेरित रहता है, कोशिश करता है कि मैं दूसरों की ज़्यादा मदद कर सकूं। जैसे क्या होता है कि आपने बच्चे को सिखा रखा है कि बेटा दूसरों की बड़ों बुजुर्गों की हमेशा मदद करनी चाहिए, तो वो देखता है कि अगर जैसे उसके दादा को कोई चीज़ उसकी खो जाती है तो दौड़ दौड़ के आता है और वो अपने दादा को दे देता है। जैसे उनका चश्मा खो जाए या उनकी चप्पल ना मिल रही हो या उनकी डंडी ना मिल रही हो, या वो जब स्कूल जा रहा होता है वो देखता है कि कोई पानी मांग रहा है तो अपनी बोतल से और वो पानी दे देता है। तो ये चीज़ें उनको, उस बच्चों को याद रहती है, समाज के नियमों के साथ चलता है और मदद करने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है परंपरागत नियमों पर चलता है। ठीक है, मैंने बता दिया। जो दूसरे लोग जैसा जैसा नैतिक व्यवहार करते हैं बच्चा भी वैसे ही बनने की कोशिश करता है, उनकी तरह कोशिश करता है। सही और गलत का जो है बच्चा चिंतन भी करता है, कोशिश करता है। अपनी आवश्यकता के साथ साथ बच्चा दूसरों का भी ध्यान रखता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे को जो चॉकलेट है उसके पास, तो उसको ये बात ध्यान रख रहा है ये बच्चा कि मुझे अपनी बहन या अपने दोस्त के साथ भी इसे शेयर करके खाना है। ठीक है, इस पर ये फोकस रहता है। तो इसके जो 2 स्टेजेस हैं, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन और लीगल ओरिएंटेशन या लॉ एंड ऑर्डर स्टेज जिसे कहते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज का मतलब है अधिकार संरक्षण स्टेज। ठीक, अधिकार संरक्षण स्टेज, इस पे चर्चा कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। गुड बॉय और गुड गर्ल वाले स्टेज में क्या होता है कि बच्चे में एक दूसरे के प्रति जो है वो सम्मान की भावना होती है, फ्रेंड्स के प्रति जो है लॉयल रहता है और कुछ अच्छा करने की चाह होती है ताकि वो दूसरों की नज़रों में अच्छा बन सके। तभी तो आप कहते हैं गुड बॉय बहुत अच्छा, तभी तो जब वो कुछ करता है तो आप बिना उसको कहे देखो बहुत अच्छा बेटा, है ना, बहुत अच्छा, जैसे कहा बड़ी प्यास लग रही है मुझे, तो छोटा बच्चा अपना गया तुरंत और फ्रिज से पानी की बोतल ले आया, तो आपने कहा गुड बॉय बहुत बढ़िया, है ना, बड़ा होकर अच्छा बनेगा। ऐसे जब बातें करते हैं तो वो ना दूसरों की नज़रों में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। और लीगल ओरिएंटेशन जिसमें तो कहते हैं अधिकार संरक्षण जो है, इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो है बच्चे जो है आत्मनिर्भर होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये आमतौर पे जो होता है 13-14 साल की उम्र के बच्चे होते हैं जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं और नियम और व्यवस्था के प्रति जो है जवाबदेह होते हैं कि भैया जो नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार चलेंगे, जो गलत है तो गलत है, उस गलत के अलावा हमें 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 नहीं करना है गलत, हमें मम्मी मारेगी, दंड का प्रावधान, क्योंकि वो पहले स्टेज में उसको भी दंड का भी तो और डर रहेगा। जैसे कि पहले बता दिया बच्चे को, आपने सिखाया कि भैया चोरी करना गलत है, तो बच्चा कितना भी हो इस स्टेज में बच्चा जो है चोरी को गलत ही मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो नैतिक रूप से कुछ उसके सामने भी मौजूद हो तो भी वो चोरी नहीं करेगा, है ना। ठीक, तो अब जैसे नेक्स्ट जो है स्टेज आ जाती है वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है, जिसे उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर कहते हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, नैतिकता जो है आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है। जो प्री कन्वेंशनल है, क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाता है कि किस स्टेज में नैतिकता बाहरी कारणों से निर्धारित होती है या नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, तो स्टेज 1 है वो। ठीक है, और किस स्टेज में नैतिकता की आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, तो वो स्टेज 3 है। इस स्टेज में जो है नैतिकता आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, तो और नैतिकता को वो बच्चा कितना भी कोशिश करे उसको पार नहीं करता, हद में अपने रहेगा, अपने दायरे में रहेगा। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का जो नैतिक स्तर होता है वो उच्चतम स्तर होता है। ठीक है, इसमें क्या है, उच्चतम स्तर होता है, कितना भी कोशिश कर लो अब वो नैतिकता के दायरे को नहीं क्रॉस करता है। तो इसके जो 2 स्टेजेस हैं, एक तो सोशल ओरिएंटेड स्टेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, और एक यूनिवर्सल जो है इथिकल स्टेज है जिसे सार्वभौमिक नैतिक स्टेज सिद्धांत कहते हैं। आइए इसको जान लेते हैं क्या है। तो सोशल जो है ओरिएंटेड जो स्टेज है उसमें क्या होता है, इसमें जो है बच्चा जो है एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के लिए सामाजिक अनुबंधन, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। मतलब कहने का है कि तुम ये कर दो मेरा काम तो मैं तुम्हारा वो वाला काम कर दूंगा।
ठीक है। तो इस बात पे एक बॉन्डिंग होती है एक दूसरे के प्रति कि भैया ये करोगे तो मैं वो कर दूंगा, नहीं करोगे तो भैया जाओ अपने अपने रास्ते रहो। बच्चा वही करेगा जो उसको सही लगेगा, ठीक है। अब उसमें भी ये नहीं कि कोई गलत काम बताओगे तो उसको अगर ठीक लग रहा है तो वो कर देगा, है ना। अगर समाज के उसमें बच्चा जो है थोड़ा सा उम्र में बड़ा हो चुका होता है, 14 से प्लस वर्ष की अवस्था में होता है, ठीक, तो 15 16 17 साल का बच्चा होता है, तो उसे जो अगर समाज के बनाए हुए जो नियम हैं, आपने बनाए हैं, बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं, जो उसने पढ़े हैं किताबों में, है ना, अगर उसको लग रहा है कि ये गलत है और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो वो इसमें सुधार कर देगा, उसमें ये सुधार कर देगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को बचाने के लिए दवा की चोरी की है, ठीक है। मेडिकल स्टोर से वो गया, उसके पास पैसे नहीं थे, पैसे की कमी थी, तो अब वो बच्चे को बचाना भी था, तो उसने क्या किया, एक मेडिकल स्टोर में जा करके उसने चोरी कर ली। तो यहाँ पे क्या है कि क्या वो नैतिक रूप से गलत है या सही है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, इस चीज़ में जो सोशल ओरिएंटेशन स्टेज में, इसमें क्या है, बच्चे कोशिश ये देखा जाएगा कि उसने जो चोरी की है वो किस आधार पे की है ना। नियम इसमें क्या है, नियम से ज़्यादा क्या है यहाँ पे जो है उसका चोरी करना ज़रूरी था, क्योंकि नियम तो था कि चोरी गलत है, उसमें सज़ा भी है, लेकिन ये भी नैतिकता ये भी कहती है कि भाई बच्चे की जान बचाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए दवा की उसने चोरी की, कोई पैसा भी नहीं चुराया, उसने दवा चोरी की। तो यहाँ पे है नियम के आगे जीवन ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए यहाँ ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो है यूनिवर्सल जो है एथिकल स्टेज है। तो यूनिवर्सल एथिकल स्टेज क्या है, जो कुछ बड़े लोगों ने जो कुछ नियम बनाए हैं उसी पर चलने का बच्चा प्रयास करता है, उन्हीं के बनाए हुए नियमों पर विचार करता है ना, और उन्हीं के मार्गों पे चलता है। जैसे गांधी के नियम हैं, है ना, बुरा न देखना चाहिए, बुरा न सुनना चाहिए, न बुरा कुछ बोलना चाहिए, है ना, सत्य सत्य और सत्य का जो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, है ना। स्वामी विवेकानंद ने दीन दुखियों की जो है मदद करने का जो बोला था कि भैया पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप पूजा पाठ करते हैं और दूसरों की मदद नहीं करते हैं तो आपका पूजा पाठ करने से कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए दीन दुखियों की मदद कीजिए, अपने से गरीब लोगों को खाना खिलाइए, इस टाइप के। जैसे गीता के सार हैं, कृष्ण के सार है ना। तो इसमें जो सार में कुछ अच्छी बातें लिखी, तो उनके विचारों को वो बच्चा ना जीवन पर्यंत जो है जीवन भर उसे फॉलो करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जो हमने आपको जितना भी कोल्सबर्ग के बारे में, जितना भी नैतिकता के बारे में आपको बताया है, इसके अलावा इसमें नैतिकता से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ना कुछ फैक्ट्स हैं। अब इसमें लिखने के लिए मैं 4 5 10 पॉइंट और भी लिख देता, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको समझने के लिए आपको जितने पॉइंट्स हैं ये उतने काफ़ी हैं। इससे आप पूरा सीटेट तो क्या किसी भी केवीएस में भी हो या DSSB में हो या किसी भी स्टेट के जो टेट एग्जाम्स हैं उसमें चाहे जितने क्वेश्चंस आ जाएं कोल्सबर्ग से रिलेटेड, आपके कभी गलत नहीं होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ सॉल्व कर लेते ताकि आपके दिमाग में और आंसर के रूप में पूरा जो है पूरी थ्योरी उसकी आप अपने दिमाग में बैठ जाए आपके। तो पहला क्वेश्चन है इसका, तो लॉ जो एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन है जो कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर जिसमें नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। मैंने पहले ही बताया है कि नैतिकता की अनुपस्थिति होती है किसी स्टेज में, नैतिकता की जो है अनुपस्थिति होती है, नैतिकता जो है उसको बाहर से मिलती है इसमें, ठीक है। नैतिकता की अनुपस्थिति कह दो या नैतिकता जो है वो बाहर से मिले, ठीक है, तो बाहर से मिलती है। तो ये जो स्टेज है ये स्टेज 1 है जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया है प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा क्वेश्चन है कोलबर्ग ने जो है कौन सा नियम प्रस्तुत किया था, तो ये आपका सही जवाब है। इसमें नैतिक विकास के चरण जो है इसमें प्रस्तुत किए थे। इन्होंने जो है 3 चरण प्रस्तुत किए थे, जैसे कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल जो है, इन तीनों को मैंने फिर पिछले, अगर आप भूल गए हो तो उसे फिर से याद करने की कोशिश कीजिए पीछे जाके। कोलबर्ग के सिद्धांत में जो है एक जो है प्रमुख आलोचना हुई है। कोलबर्ग का जो है सिद्धांत जो इन्होंने दिया था कि नैतिकता के चरणों को बताया था कि कैसे कैसे व्यक्ति के नैतिक होता है कि जिम्मेदारियां को फॉलो करता है, उसकी इन्होंने आलोचना, किसी एक व्यक्ति ने आलोचना की थी। तो इसका आंसर है कोलबर्ग ने जो है पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विविधताओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था, ठीक है। इसका सही जवाब यही है, डी नंबर। ये जो व्यक्ति थे जिन्होंने आलोचना करी थी ये गिलिगन थे,
गिलिगन थे, इन्होंने ही इनके थ्योरी की आलोचना करी थी। इन्होंने इस थ्योरी को कहा था जेंडर बायस्ड। इन्होंने कहा था कि ये ना मेल पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है, फीमेल पे इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कल्चरल जो है इसको बायस्ड भी कहा था कि सांस्कृतिक पहलुओं को इन्होंने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, व्यक्ति को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। इन्होंने स्त्रियों पर बात बिल्कुल नहीं की। सारे जितने भी एग्जाम्पल्स इन्होंने प्रस्तुत किए थे, है ना, वो सभी एग्जाम्पल्स जो है सारे लड़कों को लेकर के थे। ठीक, तो अब क्वेश्चन है, एक बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत करता है, वो तर्क करता है कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। ये बच्चा जो है कोलबर्ग के नैतिक तर्कणा के किस जो है अवस्था, किस स्टेज में ये काम कर रहा है, अंतर्गत आता है? तो ये आंसर है इसका सामाजिक जो है अनुबंधन जो है, ठीक है, सामाजिक अनुबंधन जो है अभिमुखता पर आता है। ये जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का जो है हिस्सा है, पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें जो है इसमें जो है बच्चे के अंदर जो है नैतिकता का आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है ना, नैतिकता को वो पार नहीं करता। नैतिकता का जो है इसमें बच्चे के अंदर उच्चतम स्तर होता है। इसमें क्या होता है, सोशल ओरिएंटेशन में बच्चे जो है एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है। सामाजिक नियम अगर उसको गलत लगेगा तो वो इस चीज़ को प्रयास करेगा ठीक करने का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सही और गलत का है ऐसा समस्या है कि उस सही और गलत में से क्या चुनना है उसको, तो उसी के बारे में है, सही और गलत के प्रश्न के बारे में है। तो इसको क्या, इस चिंतन को क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं नैतिक तर्कणा, ठीक है, नैतिक तर्कणा। और एक मैं आपको ये, एक नैतिक दुविधा होती है और एक नैतिक तर्कणा होती है। तो इसका सही और गलत के प्रश्न पर नैतिक तर्कणा होती है। मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। नैतिक तर्कणा जो होती है, इसमें जो होता है व्यक्ति का जो सही और गलत का निर्णय लेना होता है, अगर व्यक्ति जो है सही की तरफ चला जाता है तो वही नैतिक तर्कणा कहलाती है। जैसे चोरी करना गलत है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में पड़ रहे हैं कि जहां आपको कोई चीज़ आपके सामने पसंदीदा है और आप मान लीजिए कि आपको ऐसी स्थिति है कि आप चोरी कर लें तो आप पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको सही और गलत के बीच में है कि आप चोरी कर लेते हैं तो आपको वो चीज़ हासिल हो जाती, लेकिन आप चोरी नहीं करते हैं तो आपको वो हासिल तो नहीं होगी, लेकिन मन ही मन में आप सोचेंगे। तो उस सही की तरफ जाने को ही जो है नैतिक तर्कणा कहते हैं, ठीक। और जो नैतिक दुविधा होती है, जो नैतिक दुविधा है, इसको क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में आपको चुनना होता है। नैतिक दुविधा में दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में चुनना होता है आपको। जैसे आपसे बच्चे से पूछा जाए कि बेटा माता पिता में से आप किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बच्चा जो है उस दुविधा में पड़ जाएगा कि उसको, क्योंकि वो बच्चा तो दोनों से प्यार करता है और उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं जवाब क्या दूँ, क्योंकि वो इस दुविधा में है, डायलिमिया में है कि उसको समझ नहीं आ रहा है क्या दूँ, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा पड़ जाता है। जैसे कि उस बच्चे के सामने 2 चॉकलेट रखी हूँ और आप कहें कि बेटा देखो एक ही चॉकलेट लेनी है, ये जो लेना हो ले लो, बाद में एक शाम को खाना। तो बच्चा को तो दोनों चाहिए इस समय और वो चाहता है कि मैं दोनों चॉकलेट खाऊं, लेकिन अब चॉकलेट तो उसको एक ही चुननी है, तो वो नैतिक दुविधा कहलाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो भाग है वो परंपरागत जो है नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है, जिसे कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, ठीक है। तो इसका किस चीज से संबंध है? तो इसका सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता से संबंध है कि अधिकार संरक्षण से संबंधित है, या दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कन्वेंशनल लेवल जो है वो अधिकार संरक्षण से संबंधित है। इस स्टेज में जो है बच्चे जो है नियम और व्यवस्था के प्रति जो है जवाबदेही होते हैं। लीगल ओरिएंटेशन इसे कहते हैं, या फिर इसे लॉ एंड ऑर्डर स्टेज कहते हैं। इसे लॉ एंड ऑर्डर स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने अभी कहा आपको इंग्लिश में नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। नियमों और लॉ ऑर्डर का मतलब वो नियम और व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होते हैं, है ना। जो चोरी करना गलत है तो करना गलत है, ठीक। इसी तरीके से जो होता है, जो सामाजिक अनुबंधन होता है वो समाज के नियमों में चलते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। और दंड वाले में प्रावधान है कि वो दंड से बचने के लिए जो है नैतिकता को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? मैंने अभी आपको बताया है कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा के बारे में, तो ये कोलबर्ग ने बताया है। नैतिक दुविधा वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए आपको दोनों सही चीज़ें हैं,
है ना, उसमें से चुनना होता है। जैसे माता पिता में किसको आप बच्चे से पूछे कि माता पिता में आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, 2 या 3 चॉकलेट दे दी जाए और आपको कोई आपके गेस्ट आया घर में और बच्चे को 2 से 3 चॉकलेट दे के गया हो और आप कहें कि नहीं बेटा खाना एक ही है, एक शाम को खाना, तो वो नैतिक दुविधा में है कि इस चॉकलेट में से कौन सी उठाऊं, मैं कौन सी पहले मैं खाऊं। और वही नैतिक तर्कणा जो होती है उसमें सही और गलत में निर्णय लेना होता है, और सही की ओर निर्णय लेना ही उसको नैतिक जो है तर्कणा कहलाती है। ठीक, जैसे चोरी करना गलत है तो चोरी करना गलत है उसके लिए, अगर उसने चोरी कर ली तो वो उसके लिए अनैतिक तर्कणा हो गई, और वहीं उसने चोरी नहीं किया तो उसे नैतिक तर्कणा हो गई। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आपको मैंने पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो है जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने समझा दिए हैं आपको, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप आगे, मैंने इससे पहले भी जो है सीटेट के जो है सीडीपी के पेपर्स कराए हैं, ठीक है, वो आप जा कर के आप देख सकते हैं पूरा पिछले वीडियो में जा कर के। और इसी तरीके से पिछला कल मैंने जीन प्याजे पढ़ाया था, इससे पहले मैंने कल मैंने जीन प्याजे पढ़ाया था, तो वो भी आप वीडियो अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे हैं वीडियो। पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।